नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉलिटी विषय का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर 4 पर पहुंच चुके हैं और आज चर्चा करेंगे डीपीएसपी का, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा समर एंड सेल दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 27 जून 2026 तक रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो प्रीलिम्स मेंस दोनों मिलेगा। मोर देन 80% ऑफ विभिन्न कोर्सेज पे मिलेगा, जिसमें यूपी पीसीएस, एमपीएससी और 73वीं बीपीएससी, चूंकि अब उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, और आरएएस के लिए भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जिस पर जुड़ करके अधिक जानकारी लेकर के आप यहाँ पर बातें कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान देना है कि 27 जून ही आखिरी तारीख है, तो थोड़ी तत्परता आपको दिखानी पड़ेगी। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, जहां हमने चर्चा किया कि हम डीपीएसपी की बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बात जो है वो मैं आपसे कर लेना चाहता हूं। डीपीएसपी अगर देखा जाए परीक्षा के दृष्टिकोण से तो अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से है। डीपीएसपी आप जब भी पढ़ें तो जरूर ही फंडामेंटल राइट से जोड़ करके पढ़ें, क्योंकि प्रश्न जो देखा गया है पीवाईक्यू में, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा ही यही दिखेगा कि इस दोनों में जोड़ तोड़ करके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपकी तैयारी भी फिर उसी स्तर की होनी चाहिए। अब देखिए, फंडामेंटल राइट जो है, हमने चर्चा किया कि संविधान के भाग 3 में ये देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात हमने इसमें देखा कि भाई यह जो है वह बाध्यकारी भी है, यानी कि इसके बिना, मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है उसका हनन हुआ है तो आप सीधे कहां पहुंच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। मैंने आपको आर्टिकल 32 बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और मैंने बताया था कि इसके तहत 5 तरह के रिट होता है। ये सारी कहानी हम समझ गए थे। अब जरा ऐसा ही आ जाइए डीपीएसपी के तहत। जब डीपीएसपी में आएंगे तो यह संविधान का अगला चैप्टर है, यानी कि भाग 4 के अंतर्गत इसमें बातें की गई है। और भाग 4 में अगर आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसमें डीपीएसपी की चर्चा की गई है, नीति निर्देशक तत्व है। दूसरी बात, क्या यह बाध्यकारी होगा स्टेट के लिए? नहीं होगा। ये इस बात को ध्यान रखना है, अभी बताऊंगा प्रश्नों के माध्यम से कि क्यों नहीं होगा। इसके अलावा इस पूरे डीपीएसपी में आपको गांधी जी हर जगह दिखेंगे, यानी कि गांधी जी के दर्शन को इसके अंतर्गत हमने रखा है, गांधीयन फिलॉसफी के अंतर्गत इसको देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के गांधी जी क्या कहते थे, वही नेचर यहां पर डीपीएसपी राज्य के लिए करता हुआ दिखेगा, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर हम देखेंगे। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसमें कहा गया है, यानी कि राज्य अपने नागरिकों के लिए हमेशा ही कल्याण की चीजें करेगा। और उसके पास जब भी जो बातें कही गई है 36 से 51 तक, तो देखिए बहुत सारी चीजें जो है वो जब संसाधन होगा, स्टेट के पास रिसोर्सेज होगा, तभी स्टेट इसको लागू करा पाएगा। ठीक है, और यही वजह है कि अगर संसाधन नहीं है तो बाध्यकारी स्टेट नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में पहुंच जाते थे। मामला क्लियर आ गया, एक ओवरव्यू, आपको तमाम चीजें समझ में आ गई। दोनों से तुलना करके देखिएगा, क्योंकि तुलना करके ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं सीधे तौर पर, हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में, अब देखिए पहला ही शब्द क्या है, कल्याणकारी राज्य। कौन नजर आए? बापू नजर आए, गांधी जी, बापू यही है। ठीक है, चूंकि ये बापू का ही दर्शन है, तो प्रश्न पहले पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कुछ आपको संविधान के भाग दे दिए, गांधीयन फिलॉसफी किसे कहा जाता है? तो राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, उसको गांधीयन फिलॉसफी कहते हैं, ध्यान रखना है। तो ये पहले पूछा गया। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, सोशल जो वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। अब इसका समावेशन भारत के संविधान में है, और ये 41वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो कहां पर है ये आपसे पूछा गया है, और इसमें आपको कई विकल्प दे दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकार प्रस्तावना। तो कहां पर हमने देखा, नीति निर्देशक तत्व में है। तो क्या सही हो जाएगा? ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और आर्टिकल मैंने बताया कहां से कहां, 36 से 51, है ना। एक तरह से समावेशी समाज बनाने के लिए हमने ये सारे काम किए, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए काम किए। तो इन तमाम चीजों को हम जोड़ते हुए यहां से चलेंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चला चलते हैं। दूसरा प्रश्न भी आपको 39वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। देखिए, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। अच्छा, इस तरह के प्रश्न में ना
रिपीटेशन बहुत होगा, एक ही तरह की भाषा है। मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पीवाईक्यू पर नजर डालिए। जब भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमने सही आंसर निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, नहीं। इसका यह उद्देश्य होना चाहिए कि कोई गलत हुआ तो क्यों हुआ, सही जवाब तुक्के से नहीं आया, आपको क्या उसमें क्या और पढ़ लेना था, क्या जानकारी लेनी थी, यानी कि उस क्वेश्चन का ठीक से आप एनालिसिस कर लीजिए, है ना, उससे जुड़े तमाम चीजों को जान लीजिए। तो जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे बीपीएससी के लिए साथियों, तो आप देखेंगे कि बीपीएससी 150 क्वेश्चन में, प्रत्येक साल का बता रहा हूं, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, 15 क्वेश्चन के आसपास रिपीट करती है। अब कहेंगे क्या शब्द उठा के सीधे डाल देती है? जाहिर सी बात है अब नहीं, पहले ऐसा होता था, कम से कम पिछले 5 साल से ऐसा नहीं हुआ है। सीधे तौर पर 15 क्वेश्चन नहीं आएंगे, शब्द सीधे नहीं मिलेंगे। फिर आप कहेंगे रिपीट कैसे हुआ? रिपीट होता है, फिर भी क्वेश्चन रिपीट होता है, यानी कि शब्द जो प्रश्न रहेगा उस प्रश्न का वर्ड चेंज हो जाएगा, शब्दों में कुछ हेर फेर रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं टॉपिक सेम रखा जाएगा। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट से उसी टॉपिक से उसी आर्टिकल से पूछा गया तो वही रहेगा। आर्टिकल 21 अगर पूछा गया है राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ से जुड़े हुए बाकी राइट टू प्राइवेसी पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के टॉपिक या वर्ड थोड़ा हेरफेर करके रहेगा, तो टॉपिक इसीलिए मैं कहा कि रिपीट रहता है। ठीक है, अब इसी में देखिए कल्याणकारी राज्य को लेकर के बात करेंगे तो पहले भी ये पूछा जा चुका है और फिर यहां ये प्रश्न आ गया अगले साल। ठीक है, तो यहां पर भी आपसे पूछा गया कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, कहां पर है? जाहिर सी बात है नीति निर्देशक तत्व में है। सेम बात ही तो हुआ, बस घुमा करके आपसे प्रश्न वही पूछ दिया। ठीक है, बस विकल्प थोड़े बहुत बदल दिए। तो ये सब काम यहां पर बीपीएससी के द्वारा किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है, स्मार्ट वर्क कीजिए थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? पिछले शब्द पर ध्यान दीजिए। पिछले कुछ समय के अगर प्रश्न पत्रों को आप एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पिछले शब्दों में बहुत खेल किया जा रहा है। ये नहीं है वाली जो चीजें आ रही है ना, वो बहुत परेशान कर रहा है। तेजी से आप पढ़ेंगे गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप, आज गए इधर, नहीं, पूरा प्रश्न पढ़िए, गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो यहां पर आना है। अब जो नहीं होगा वही सही जवाब होगा। ठीक है, ये मामला समझ में आ गया। आइए देखते हैं ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम स्वराज्य की बात गांधी जी करते थे, गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य एक पुस्तक भी लिखा। ठीक है, तो वो ग्राम पंचायत को लेकर के अगर देखेंगे ना तो गांधी जी का कहीं ना कहीं वो अप्रोच दिखने को मिलेगा। समान नागरिक संहिता है ना, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के गांधी जी कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हमारे संविधान में है? बिल्कुल है। कहां पर है? संविधान के भाग 4 डीपीएसपी में ही है, लेकिन गांधी जी ये बात नहीं कह रहे हैं। आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, ग्राम स्वराज्य पुस्तक गांधी जी लिखा, अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे, पतली सी पुस्तक है, कभी मौका लगे तो जरूर पढ़िए। गांधी जी गांव के विषय में क्या सोचते थे, गांव की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, गांव आत्मनिर्भर आर्थिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, ये सब कुछ आप गांधी जी के जो आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की सोचने के उनके तरीके हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। चरखा इसीलिए वो काटते थे, यानी कि वो कहते थे कि हुनर होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर गांव इतना सशक्त हो कि अपना जीवन यापन वो कर सके, पेट पाल सके गांव, तो गांव को सशक्त करने की बात करते थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। चरखा एक सिंबॉलिक तौर पर काटते थे ताकि वो समझ सके कि कुटीर उद्योग कैसे बढ़ाना है, जिसको आज के समय आप क्या कहते हैं, MSMEs कहते हैं ना। तो कुल मिलाकर के इसी को बढ़ावा देने की बात गांधी जी करते थे। तो यहां पर आपको ये सही नजर आएगा। काम का अधिकार, फिर गांधी जी इस पर नहीं कुछ कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो इसमें आपका गांधी जी किधर किधर है, पहले पे है और तीसरा पे है। ठीक है, तो पहला और पहला ही था ना, ग्राम पंचायत और ये, तो कुल मिलाकर के आपको, हाँ, यहां पर आपसे पूछा गया है कि नहीं है अनुरूप। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 में गांधी जी हैं और नहीं है पूछा गया तो समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। तो दूसरा और चौथा फिर सही जवाब होगा, दूसरा और चौथा, यानी कि सी विकल्प। ये पूछा गया था ना कि नहीं, जैसे मेरे दिमाग से भी निकल गया था नहीं, तो मैं इधर उलझने लग गया था, तो आपके दिमाग से भी ऐसा निकल सकता है। तो ये याद करके रखना है, प्रश्न को देखना है, अनुरूप नहीं है तो वो जवाब है ना। नहीं तो अभी जैसे मैं फाइंड आउट सोचने लग गया था कि गांधी जी 1 और 3, और देखिए 1 और 3 विकल्प में बिठा के रखा है कि जरा सा माइंड घूमा, जरे सी चूक हुई तो आप डी में टिक मारेंगे और आके कहेंगे भैया इस बार तो प्रीलिम्स निकाल ही देंगे, और चुक जाएगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है, हमेशा इधर ध्यान रखना है। क्लियर हो गया चीजें, मामला समझ में आ गया। आगे प्रश्न पर चले जाएं, इंटरेस्टिंग था ना। और ये पूछा गया है
71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 2025 में, पिछले साल का प्रश्न है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो बीपीएससी का स्तर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, थोड़ी सी तैयारी अच्छे से करिए। ये भी है 60 और 62 बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 4। अब भाग 4 जैसे ही आया था हमें क्या आना चाहिए कि भाई डीपीएसपी है, पहचान गए तुम्हें, है ना, किसी भी रूप में आओगे हम पहचान जाएंगे। तो डीपीएसपी में दिए गए निदेशक सिद्धांतों में से निम्न में कौन सा से सूचीबद्ध है। चलिए देखते हैं सूची, जरा देखते हैं इसका। उपर्युक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। प्रश्न को ठीक से देखना है, कोई नहीं या तो होगा या होगा तो एक से अधिक होगा, 1+ होगा। ओके, देखते हैं 4 विकल्प यहां पर हमें दिख रहा है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, पहली बात ये है ना। भाग 4 में कौन सा सूचीबद्ध? समान नागरिक संहिता, दूसरी बात ये, अभी हम समान नागरिक संहिता पर चर्चा कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद छोटे परिवार का मानदंड, तीसरा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ये 4 चीजें दिया गया है और कहा गया है कि डीपीएसपी में सूचीबद्ध है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की जब बात करेंगे तो ये आ जाता है, डीपीएसपी का हिस्सा बनता है। अभी मैं चर्चा करूंगा आपसे, तो उस पर चर्चा करेंगे कौन से आर्टिकल हैं। और समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी ये भी आता है। तो कुल मिलाकर के ये दो तो मुझे सीधे तौर पर दिख रहा है, ये दोनों डीपीएसपी का हिस्सा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप जाएंगे पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा है बी विकल्प में, तो बी विकल्प के साथ आप जाएंगे। अब यहां पर जरा समझ लीजिए इस डिबेट को, ये दोनों तो ऐसे बाहर निकल गया ना। अब ये दोनों कैसे सही हुआ? जैसा मैंने कहा ना कि केवल आंसर निकाल लेना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आंसर क्यों सही हुआ था, जो गलत हुआ था क्यों गलत हुआ, ये चीजें भी जानना है। यहां पर आपसे कहा कि संविधान का भाग 4, मैंने तुरंत कहा भाग 4 आते हैं डीपीएसपी, सोचिए। तो वहां पर निदेशक तत्व में जब जाएंगे और आर्टिकल 39 पर जाएंगे और 39 4 में जाएंगे घ में, तो वहां पर कहा गया है कि जो पुरुष हैं और जो स्त्री हैं दोनों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाए। तो चलिए यहां पर आर्टिकल नोट कर लीजिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? आर्टिकल 39 हिंदी में घ। समान कार्य के लिए समान वेतन, किसके समान कार्य के लिए? मेल एंड फीमेल। क्लियर हो गया? अब समान नागरिक संहिता मैंने कहा है, लेकिन यहां भी किस आर्टिकल में चर्चा में भी रहता है, ये बहुत चर्चा में है समान नागरिक संहिता पिछले कुछ समय से, क्योंकि कई सरकार अपने यहां इसको लागू करते आई है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया? 44, आर्टिकल 44 में। ये क्लियर हो गया, जवाब बी विकल्प आ गया था। आगे बढ़ जाए हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? बहुत बढ़िया, मौलिक अधिकार से भिन्न है, ये पूछा गया है और ये 41वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये बात भी ध्यान रखना है। क्या क्या कहा गया है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपर्युक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपर्युक्त हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। यहां समझिए, ये सी विकल्प आइए क्या कहता है? डीपीएसपी। और यहां पर क्या कहा गया कि मौलिक अधिकार ये परिवर्तनीय है। कहने का तात्पर्य है स्टेट के लिए यहां पर निर्देश है। इसमें जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब फंडामेंटल राइट की बात आएगी तो अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया है स्टेट के द्वारा तो आप कहां पर सीधे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच जाएंगे, है ना। और मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 तरह के रिट हैं, इसमें से प्रयोग करते हुए जो भी हनन हुआ है उसके आधार पर चले जाइए, है ना। अब यहां पर जब आप यहां पर आएंगे डीपीएसपी पे, तो डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है स्टेट के लिए, कल्याणकारी राज्य है। मैंने पहले कहा रिसोर्सेज होगा तो किया जाएगा। संविधान में है, आर्टिकल 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। यूसीसी की बात कहता है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी है? नहीं है। जब हमारा समाज जो है इतना मैच्योर हो जाएगा, संविधान के इस अनुबंध को लागू करने की कोशिश की जाएगी स्टेट के द्वारा। ये बात यहां पर कही गई है। तो कुल मिलाकर के आप सी विकल्प के साथ जाएंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है लेकिन मौलिक अधिकार है। क्लियर है ना ये चीजें? यहां से इस तरह के प्रश्न रहेंगे। चलिए अब जरा आगे चलते हैं, छठे पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अब देखिए, जब पंचायत की चर्चा आएगी तो पंचायत डीपीएसपी में है ना, गांधी जी का भी हम पढ़े थे, तो पंचायत वहां पर रहेगा, देखना है। अब ये 64वीं बीपीएससी 2018 में प्रीलिम्स में पूछा गया है और जब पंचायत की बात की जाएगी
तो डीपीएसपी के आर्टिकल 40 पे हम लोग चलेंगे, जहां पर यह कहा गया है कि पंचायत राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आप पंचायत का गठन करेंगे। और साथियों, जब भी आप पंचायत को पढ़ेंगे तो कसम खा लीजिए, पंचायत पढ़ते ही आपको 2 अमेंडमेंट पढ़ना है। 2 अमेंडमेंट क्या है? 73वां संविधान संशोधन और कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों पढ़िएगा। किस ईस्वी में हुआ कमेंट करके बताइए आप मुझे। ये पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर अनुसूची पढ़ें तो 11वां और 12वां संविधान का 11वां और 12वीं अनुसूची ये पढ़ना है आपको। ये आपके लिए असाइनमेंट रहा, थोड़ा मेहनत कीजिए। एक भी साल मैं नहीं देखता हूं कि प्रश्न इस टॉपिक से नहीं रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। पंचायत और नगर पालिका वगैरह का टॉपिक जो है ये मैंने आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी दे दी है, पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, इसलिए ये करके बताइए, नहीं तो फिर मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सिंपल, देखिए रिपीट मार रहा है क्वेश्चन, है ना। ये 2001 में है, तो ये चीजें रिपीट रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी हमने देखा कि भाई कहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, और हमने देखा कि भाई वो अनुच्छेद जो है वो क्या था? 40। तो ये अभी अभी हमने देखा है। तो इस तरह की चीजें रिपीट रहेगा, तो थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर करते हुए ये बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न देख करके ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा है प्रश्न का। आजकल इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, लिस्ट ए लिस्ट बी देगा और आपको मिलान करने देगा, और फिर सही उत्तर का चयन करना है, और बताया गया है कि एक कूट है। ओके, यहाँ पर कूट है, और फिर कूट दिया है 4, उसमें विकल्प है, और उस विकल्प के आधार पर कहा गया है कि कोई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, यानी कि 1+ हो सकता है, या जितने भी हैं कोई नहीं होगा। बीपीएससी इस बार से 5 विकल्प आपको देने वाली है। बीपीएससी इस बार से ए बी सी डी ई विकल्प देगी। 5 विकल्प आपके सामने आने वाले हैं। पहले भी बीपीएससी ऐसा देती थी, इस बार भी होने वाला है। इस बार अगर कुछ नहीं जानते हैं तो इसको कलर कर देना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर 5 विकल्प का जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, हालांकि एग्जैक्ट वो नहीं रहेगा, लेकिन देख लेते हैं। अब यहां पर पहले तो मिलान करना पड़ेगा, तभी तो चीजें पता चलेगा ना। क्या है? ग्राम पंचायत का गठन, इधर क्या है? अनुच्छेद है। ओके, तो हमने अभी पढ़ा है कि ग्राम पंचायत का गठन जो है आर्टिकल 40 में है। तो आर्टिकल 40 किधर है? इधर इधर। तो चलिए, ग्राम पंचायत का गठन हो गया ए का 5। ओके, अब देखिए सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं। हम जान गए कि ए का 5 है। ए का 5 इसमें देखिए कि कौन कौन में सही है। देखिए यहां पर ए का 5 अगर देखेंगे तो ए का 3 है, ये गलत हो गया, है ना। ए का 2 है सी में, ये भी गलत हो गया। ए का 1 है डी में, गलत। ए का 5 एक ही में है, बी में। ठहरिए, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक और है ना, कोई नहीं या एक से अधिक। अगर ये नहीं होता तब तो इधर टिक मार के हम निकल देते, लेकिन ई विकल्प की वजह से हमें आगे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। आगे क्या है? समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी की बात की गई। सॉल्व कैसे करते हैं, मेरे साथ आप सॉल्व करते रहिए ताकि आपको चीजें पता चले, आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। यहां पर शायद मेरे ख्याल से एक अनुच्छेद छूट गया है, क्योंकि अगर यहां पर देखेंगे यूसीसी की बात किया जाएगा तो एक तरफ 48, 40, 50, 51 है, 44 यहां होना चाहिए, है ना। ये नहीं है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो समान नागरिक संहिता की बात करेंगे तो इसका 1 रख लीजिए। अगर 44 यहीं छूटा है तो इसको दे दीजिए 1। तो अगर 1 की जैसे ही बात करेंगे तो बी विकल्प का ए होना चाहिए पहला। कहीं पे दिख रहा है ना इसका? ये सब तो ऐसे ए में ही छट गया था, लेकिन जो हमारे पास एक महानुभाव थे तो हम मान के चलते थे कि बी का यहाँ 1 होना चाहिए, पर यहाँ 3 है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो सारे विकल्प गलत हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ई के तरफ मामला लग रहा है। ई में भी हम जरा देख लेते हैं कि कोई नहीं सही होगा या एक से अधिक सही होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन। अब कृषि एवं पशुपालन कहां पर चर्चा किया गया है, इसको देखिए। अगर आप 48 है, तो अगर 48 के तरफ चलेंगे तो कृषि एवं पशुपालन यही मिल जाएगा, 48, यानी कि दूसरे पे चल जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिखते चलता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए का आप यहां पर रख लीजिए ग्राम पंचायत का गठन, तो ये हो गया आर्टिकल 40, यानी कि 5वां 40 हो गया ना, आर्टिकल यहां पर ये लिखा गया है। इसके अलावा यहां पर बी का देखिए समान नागरिक संहिता यूसीसी, तो यहां पर हो गया आपको पहला, यानी कि आर्टिकल 45 आर्टिकल के हिसाब से। सी की बात यहां पर करेंगे कृषि एवं पशुपालन, तो कृषि एवं पशुपालन यहां पर हो गया दूसरा और आर्टिकल 48। और फिर डी आता है, तो डी की बात करेंगे तो नगर पालिका और कार्यपालिका
मतलब नगर पालिका वो कार्यपालिका, 2 बार आ गया है, उसका पृथक्करण करना, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है ना। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत की जो बात करते हैं ना कि भाई विधायिका का अपना कार्य होगा, कार्यपालिका का अपना, न्यायपालिका का अपना कार्य होगा, इसको लेकर के बात किया जा रहा है। शक्ति जो है पृथक्करण किया जा रहा है। और ये हम सब जानते हैं कि ये जो पूरा एक ये डी पूरा ही है, तो ये 50 में लिखा गया, 50 है इसमें, यहाँ है तीसरा, यानी कि ये तीसरा होगा और अनुच्छेद के हिसाब से ये 50 पे हम पहुंच गए। ईबी है क्या? हाँ चलिए ईबी है, देख लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, हम लोग वैसे भी पढ़े हैं 51 में है, लेकिन एक ही बचा है तो भाई इसी के पास जाएगा ये, तो ये चौथा होगा और ये 51 हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा इस विकल्प पे चलिए, तो यहां पर तो कोई नहीं हुआ, मतलब ना ये सही हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ, तो ई ही सही होगा इसका सही जवाब। ये तो हम क्लियर समझ गए। ई में भी लेकिन 2 बात दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर एक से अधिक विकल्प सही होता तो फिर भी यही होता, लेकिन हमें कम से कम पता होना चाहिए था तो ये होता, लेकिन ये नहीं है, एक से अधिक वाला मामला नहीं है, कोई नहीं सही है इसमें ना। और लिस्ट आपके पास ये रहा, मैंने यहां पर लिस्ट तैयार कर दिया, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे अनुच्छेद जो है वैसे भी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है ज्यादातर आर्टिकल ना वो यही पूछा जाता है डीपीएसपी में। और ये प्रश्न बहुत अच्छा मैं इसको मानता हूं, 66वीं बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था प्रीलिम्स का 2020 वाला, तो 2020 में ये पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, मिलान करो के ढेर सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे और जो आपका समय भी ठीक ठाक लेंगे और आपसे थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं पॉलिटी के साथ साथ आपकी रीजनिंग का भी टेस्ट कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी तैयारी भी उसी आधार पर होनी चाहिए। तो आप लोग कितने तैयार हैं पॉलिटी में, और कौन कौन सा लगता है कि किस किस टॉपिक पर मैं रिवीजन करा दूं, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।